हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर हो चुका है। टुडे आई एम गोइंग टू एनालाइज दैट पेपर। पेपर इजी था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर टफ था, कुछ बोल रहे हैं नहीं सर मॉडरेट था। सो लेट्स सी कि कैसा पेपर था। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास सीबीएसई का इस साल का फिजिक्स का पेपर। ये जो हमारे पास है अभी दैट इज सेट 2025 का है। तो जैसा कि सैंपल पेपर से हमें पता था कि टोटल 16 एमसीक्यू होंगे सेक्शन ए में, बट द थिंग इज दैट कि पेपर काफी अलग है। क्यों अलग है यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सी आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन हियर, व्हाई? बिकॉज इट विल टेक लाइक 3 hours, वी डोंट हैव मच टाइम, बट लेट मी शो यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे अगर देखने को मिले, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट टू वर्टिसेज ए एंड बी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो लेट्स सी, यू हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल और यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि लेंथ है एल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड वर्टेक्स, सो हियर कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है दैट इज ई। अब क्या है कि इफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर radius given है is placed at P, the magnitude of electric field at point P. सो अगर हम लोग यहाँ पे क्या है कि एक हॉलो स्फीयर रख दे तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी बट द थिंग इज दैट दिस इज ट्रिकी। व्हाई दिस वन इज ट्रिकी? बिकॉज इट रिक्वायर्स कॉन्सेप्ट। सो वी नो दैट कि ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर है एंड हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? जीरो होगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि एमसीक्यू जो है वो कॉन्सेप्चुअल है कुछ हद तक। अगर मैं बोलूँ तो कुछ एमसीक्यू इसमें जो है वो जेई मेन लेवल तक के भी हैं, बट यस, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके आप यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर नहीं पा सकते इस पेपर में। यू हैव टू बी वेरी गुड इन कॉन्सेप्ट। रोट लर्निंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वन मोर थिंग you will notice that this year graph based question was more, not only in MCQ, in other sections also we'll see that। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ जैसे कि क्या है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास एफ है। अब अगर हम इसे लिक्विड में डाल दें तो फोकल लेंथ क्या होगी? तो ये क्या है ना कि कभी कभी डमी डेटा भी हमें दिया जाता है। डमी डेटा जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 5/3, दैट वी कैन से इट्स अ डमी डेटा, nothing related to this question because we know that focal length is equal to r/2, the focal length of mirror that is r/2। so mirror की जो focal length होती है इंडिपेंडेंट है किसी भी मीडियम से। that means हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है होगा, फोकल लेंथ विल नॉट चेंज। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिरर, ओके, नॉट अबाउट द लेंस। इफ यू पुट लेंस इन वाटर द फोकल लेंथ विल बी डिफरेंट, ओके। असर्शन रीजन हो गए या any type of question in section A, you can say mostly it is tricky numericals and very conceptual based questions, okay। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी क्या है कि काफी इजी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, ठीक है। कुछ तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही है। जैसे क्या है कि हमारे पास शुरू में जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज दी हुई है एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सब काफी इजी है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो ये क्या है, डायरेक्ट डेरिवेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन हर ईयर रिपीट होते हैं, लाइक व्हाट इज गॉस लॉ, व्हाट इज इंटरफेरेंस प्रिंसिपल, या फिर व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये हर साल रिपीट होते हैं, बट इस ईयर अगर बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हर ईयर रिपीट करते थे वो काफी कम है, वेरी वेरी लेस। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन भी है। कुछ बच्चों को लग सकता है कि ये एक टफ क्वेश्चन है, तो ये लिटिल टफ तो है क्योंकि आपको यहाँ पे केवीएल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, केसीएल केवीएल का। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यस दिस ईयर्स पेपर वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ओके। अगर बात करें हम लोग पास्ट 3 ईयर्स की, 22, 23 और 24 की पेपर्स की, अगर फिजिक्स की पेपर की बात करें तो ये पेपर लेंदी ही होते हैं, बट यस इस ईयर का पेपर थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो गया बिकॉज ऑफ सब पार्ट्स। नाउ सम बेसिक डेफिनेशंस जो हर साल पूछे जाते हैं, लाइक हियर डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ओके, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, लाइक दिस, ओके। बट हियर ये जो सवाल है यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेट मी टेल यू, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज ये क्या है ना कि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये एनसीईआरटी किसी एक्सरसाइज से नहीं लिया गया, ये एनसीईआरटी के ग्राफ सेक्शन से लिया हुआ है। सो अगर आप देखोगे तो कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। सो इस तरह की टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है कॉपर की। तो ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये डायरेक्ट ग्राफ से उठाया गया। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर रीडिंग
Okay, please ensure that you are reading graph as well. Okay, here again you have the some conceptual question like low voltage battery, high voltage battery. So these things are like you can see very conceptual question. Here you have the differentiation between what's the peak value and root mean square value. So very easy concept, nothing wrong with this. How electromagnetic wave is produced, these are very easy concept. Now again I was telling you कि this paper was graph heavy. Okay, so here you can see also the graph here, that is of पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चों को इशू लग सकता है। सो क्या है कि यस यहाँ पे दी हुई नहीं है, बट आप ये क्या है ना कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मीन्स क्या है कि आपको ये अज्यूम करना या पहले से पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव में जो करंट जाती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। तो यहाँ पे जो करंट होगी वो माइक्रो एम्पियर में करंट होगी। दैट मीन्स फॉर दिस वैल्यू like 0.6 you have to take 10 raised to power minus 6 amperes of current, then only you are able to solve this question. So these type of questions was not previously asked in any exam, but let me tell you this is taken directly from NCERT। कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ भाई नेगेटिव में अगर जा रही है करंट तो कितने एम्पियर तक की अज्यूम करके चलते हैं हम लोग। अगर पॉजिटिव में है तो मिली एम्पियर है, नेगेटिव में है तो माइक्रो एम्पियर में है। नाउ जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक जो मिस कर जाते हैं दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये नहीं आएगा, बट ये आ गया। सो डोंट लीव एनीथिंग, द थिंग दैट आर इन सिलेबस यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। सो बाइंडिंग एनर्जी, सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हियर अगेन यू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम न्यूक्लियस। नाउ अगर बात करें सेक्शन डी की, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये काफी इजी थी, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा टफ तो ये था नहीं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सभी को पता ही रहता है, मोस्टली बच्चे पढ़ के ही जाते हैं। तो ये क्या है कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इससे। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर वाले में थोड़ा सा टफ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, नॉट लाइक बहुत अलग नहीं था, बट थोड़े से ट्रिकी बोल सकते हैं। देयर आर मोर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दिस ईयर। ओके, यू कैन सी दिस अगेन हियर। Okay. Now, let me tell you one interesting thing. I guess CBSE should give grace mark for this. So, in question, in section E, B here, I am not 100% sure, but शायद question number 31, यहाँ पे क्या है ना, जो दी हुई है, that the calculate the distance of the third bright fringe on the screen from a central maximum for wavelength 600 nanometers. The screen is placed 1 meter away from the slit, which are 1 nanometer apart. This is इनकरेक्ट डेटा। ये डेटा करेक्ट नहीं है। ये डेटा इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि सी क्वेश्चंस इटसेल्फ इज टेलिंग दैट कि लाइट है, दो लाइट है, उसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है एंड 480 नैनोमीटर है, और अगर वो स्लिट जो है वो 1 नैनोमीटर की है तो लाइट पार कैसे होगी उस स्लिट से? तो ये जो है हमारे पास ये क्या है कि लॉजिकली करेक्ट नहीं है। सो ये क्या है कि ये जो डेटा होना चाहिए वो मिलीमीटर्स में होनी चाहिए। बोल सकते हैं कि एक प्रिंटिंग एरर है, बट यस अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। आंसर वुड बी 1800 मीटर्स। अगर स्लिट जो है वो 1800 मीटर दूर है सोर्स से, आपके पास जो है वो फ्रिंज मिलेगी ही नहीं। सो ये जो है वो डेटा इनकरेक्ट है। ओके, आई एम टेलिंग यू देयर आर हाई चांसेस दैट सीबीएसई विल गिव ग्रेस मार्क फॉर दिस क्वेश्चन। सो हेयर वी वर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन ई। तो सबसे अगर बात करें टफ सेक्शन की तो यही है। व्हाई? बिकॉज सी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन सब सेक्शंस बने हुए, पार्ट 1 पार्ट 2। बोथ क्वेश्चंस आर वेरी लॉन्ग, डोंट थिंक दैट ये बहुत इजी है। अगेन हियर अगर मैं और वाले क्वेश्चंस भी करूं, यहाँ पे बी में एक के दो पार्ट है और अगेन दूसरे के दो पार्ट है, 4 सेक्शन है। अगर इसको सॉल्व करने में ही काफी टाइम लग जा रहा है। दिस इज द व्हाई स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग। क्वेश्चंस जो है वो काफी लेंदी है, काफी लेंदी। तो अगेन यहाँ पे हर क्वेश्चन के 3-3 सब पार्ट दिए हुए हैं। ओके, नाउ द थिंग इज दैट स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि क्वेश्चन लेंदी आ सकता है। डोंट अज्यूम थिंग्स दैट इट विल बी इजी। व्हाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आप क्या है ना कि आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्या आने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से। यहाँ पे अगर देखें हम लोग, लेट मी शो यू द पैटर्न। आई हैव मेक सर्टेन पैटर्न हियर एनालाइजिंग दिस पेपर फ्रॉम द 21, 22, 23 एंड 24। सो लेट मी शो यू। ये सब तो काफी पहले से ही सभी को पता है। दीज थिंग्स आर ऑलरेडी नोन बाय एवरीवन की 16 एमसीक्यू होंगे, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 7 2 केस स्टडी होंगे एंड 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए। बट यहाँ पे क्या है ना प्रॉब्लम, बहुत से बच्चों का ये कंप्लेन है कि सर मेरा सेट बहुत इजी है, मेरा सेट बहुत टफ है। तो यस आई हैव एनालाइज्ड इट एंड रफली आई कैन से दैट सेट 1 that was easy and set 3 was
टफ। सो सीबीएसई को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या ना एक साथ अपीयर हो रहे हैं, तो एक ही सेट अगर बन सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप क्वेश्चन रीसफल कर दो, कुछ डेटा मैनिपुलेट कर दो, ये किया जा सकता है। तो सेट पैरिटी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत से एग्जाम्स में देखने को मिलता है आजकल कि सेट पैरिटी हो जाती है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। एमसीक्यू आई टोल्ड यू ट्रिकी था, स्कोरिंग था। और अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एमसीक्यू और कुछ कुछ न्यूमेरिकल जो थे वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। नाउ द थिंग इज दैट इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। एम्पियर सर्किटल लॉ, लेंज लॉ, इन सब के जो रियल लाइफ है उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियसली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे प्रीवियस ईयर्स में अगर देखे जाए तो थोड़ा सा पेपर जो क्या है वो मैं बोल सकता हूँ कि मॉडरेट से हार्ड के बीच में है। एंड इट इज आई टोल्ड यू वेरी टाइम कंज्यूमिंग, द सेक्शन सी वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, सर्किट डायग्राम सॉल्व करने पड़ेंगे। एज आई टोल्ड यू केस स्टडी बहुत ही इजी थी। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग आंसर टाइप की, तो लॉन्ग आंसर टाइप में तो क्या है कि थोड़ा सा पेपर बैलेंस था। द प्रॉब्लम यह है कि वो थोड़ा सा लेंदी था, पेपर को अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना पड़ रहा, डायग्राम्स बनाने पड़ रहे हैं, तो इसमें टाइम लेता है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये बहुत ही क्रूशियल था इस पेपर के लिए। जिन बच्चों ने मान लेते हैं कि ये 10 15 या 20 सैंपल पेपर सॉल्व करके गए होंगे, उनके लिए ये पेपर बहुत ईजी होगा। नाउ अगर मैं बात करूं सेट 1, सेट 2 और सेट 3 की, तो सेट 2 में तो बैलेंस देख सकते हैं, न्यूमेरिकल का बैलेंस देख सकते हैं, डेरिवेशंस का बैलेंस देख सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं सेट 3 की, तो वहां पे क्या है कि सेट 3 में बहुत ही ज्यादा लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे। नाउ अगर मैं बात करूं, कुछ जैसे मैंने बता दिया कि कुछ इनवैलिड डेटास वगैरह थे। अब नाउ कंपेयर अगर मैं करता हूं तो पास्ट ईयर से, तो 23 में थोड़े से पैटर्न अलग थे, बट 24 एंड 25 का पैटर्न सेम है। 33 क्वेश्चन पहले 35 आते थे, बट अब सेम है। ओके, पहले 2 एमसीक्यू ज्यादा आते थे, अब 2 एमसीक्यू कम आते हैं, जैसे 16 16। एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्या है कि 7 आते थे, अब क्या है कि 5 एंड 5 है। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बढ़ गया, पहले 5 आते थे अब 7 आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में पहले क्या है कि मतलब 3 आते थे, दो फिर 2 आने लगे, फिर यहाँ पे 3 आते हैं। ओके ओके, केस स्टडी पहले आते थे 2 आते थे, फिर 3 आए, फिर 2 आने लगे। ओके, दैट इज अ 4 मार्क्स। अगर एनालिसिस की मैं बात करूं तो देख सकते हो आप लोग कि डिफिकल्टी लेवल, तो 23 का जो पेपर था वो मॉडरेट था, लेकिन इस ईयर का जो पेपर था वो बहुत ही कॉन्सेप्ट हेवी था, ग्राफ भी इंक्लूड किया हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि न्यूमेरिकल्स नॉर्मल स्टैंडर्ड जो पहले आते थे वो थे, थोड़े से डेरिवेशन रहते थे, बट इस ईयर जो आया है पेपर वो मोर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे आया है। डायरेक्ट ग्राफ से क्वेश्चंस ले लिए, डायरेक्ट कॉपर का जैसे एग्जांपल लिया था, कॉपर से आया था। क्या है कि इस ईयर डायरेक्ट जो पूछे जाते हैं, व्हाट इज गॉस लॉ, डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस लॉ, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। कि पहले बहुत ही मॉडरेट थे, बट मोर एनालिटिकल। एंड अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो फाइनली ये है कहने को कि इस ईयर का पेपर जिसमें ग्राफ ज्यादा थे, डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा था, कॉन्सेप्ट ज्यादा थी, प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा थी, रियल लाइफ एप्लीकेशंस थे, इन सब चीज मिलके क्या है कि इस पेपर को थोड़े से टफ बना देते हैं। बिकॉज क्या है कि स्टूडेंट को उतना ज्यादा जो नॉर्मली सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जेई मेन, जेई एडवांस या फिर नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ग्राफ्स वगैरह पे, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि बच्चे थोड़े से ज्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने स्टडीज को लेके। क्योंकि आज के समय में देखा जा सकता है कि हर ईयर पेपर क्या है कि सिलेबस कम होते जा रहा है और पेपर इजी होते जा रहा था। बट ये क्या है कि इस ईयर का पेपर एक लैंडमार्क सेट करेगा। लैंडमार्क इसलिए सेट करेगा क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये। एंड यस, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड दैट नॉर्मली क्या है कि एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि 24 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे, 24 आउट ऑफ 70, बट इस ईयर थोड़े न्यूमेरिकल हेवी क्वेश्चन थे, जो कि 26 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे गए थे। अब अगर बात की जाए तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या सर रिपीट हुई है कुछ क्वेश्चन। सीधा आंसर बोलो तो नो, क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं हुए हैं। ओके, हाँ, थोड़े से कुछ कुछ चीजें रिपीट हुई हैं, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हर साल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, गॉस लॉ, ये सब रिपीट होता था। जैसे देखो गॉस लॉ 23 में रिपीट हुआ, 24 में रिपीट हुआ, बट हियर क्या है कि कैपेसिटेंस और डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब से सवाल किए गए हैं। पैरेलल एंड सीरीज रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ, इन सब से सवाल किए गए हैं। ओके, पहले ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल हुआ करता था, बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये सब के सब बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल हुआ करते थे। हर ईयर बहुत ही हाई चांसेस थी कि ये सब सवाल कोई ना कोई सेट में आते ही आते थे। बट यहाँ क्या है कि कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ क्या है कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पे पूछा गया है, चार्ज कंडक्टर पे पूछा गया है, इन सब चीजों पे पूछा गया है। ओके, पहले क्या है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह पूछे जाते थे, बट यहाँ पे इम्पीडेंस, एलसीआर सर्किट, यानी कि अगर वन वर्ड में अगर कहा जाए तो कॉन्सेप्ट लोडेड।
ओके अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर से है, फोटो इलेक्ट्रिक की बात करूं तो प्लैंक कांस्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल से है, रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल फाइबर, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके एसी सर्किट में इम्पीडेंस, यही सब चीजें सवाल आए हैं। और ये सब वो टॉपिक को छुआ गया है, वो टॉपिक को लिया गया है जो जनरली प्रीवियस ईयर्स में इससे सवाल नहीं आते थे। अगर आपने कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी मिस किया होगा, कॉन्सेप्ट अगर रट्टा मार के गए होगे, तो आई एम सॉरी बट दिस वाज नॉट अ गुड पेपर फॉर यू। तो स्ट्रक्चर तो सेम ही थी, जैसे 24 23 24 25 की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर सेम ही थी। गॉस लॉ, यंग्स डबल स्लिट, वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिफिकेट ट्रांसफार्मर, सेमीकंडक्टर, ये सब चीजें तो नॉर्मली रिपीट होती है। सो वन मोर थिंग, सेट ए में यंग्स डबल स्लिट का एक सवाल है जिसमें क्या है कि वो सीबीएसई के सिलेबस के बाहर का वो क्वेश्चन है। यंग्स डबल स्लिट का वो क्वेश्चन है, आई डोंट हैव दैट क्वेश्चन पेपर राइट नाउ। वो क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई के लेवल के बाहर का क्वेश्चन है। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर मस्ट राइट अ लेटर टू सीबीएसई टू गिव ग्रेस मार्क ऑन दैट क्वेश्चन इन सेट ए। आई एम आस्किंग व्हाई, बिकॉज क्या है कि यंग्स डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है कि जनरली वहां पे एक टी थिकनेस का मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि आउट ऑफ द रेंज ऑफ सीबीएसई है। ये जेई मेन जेई एडवांस में पूछा जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट सीबीएसई की उनको इस पे ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। ये था हमारा एनालिसिस। ओके फाइनली समराइज करूं तो पेपर क्या है कि थोड़ा सा लेंदी था, यस। कॉन्सेप्ट लोडेड था, यस। ट्रिकी न्यूमेरिकल्स थे, यस। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, तो यस एक दो क्वेश्चन थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, एंड आई वुड से कि सीबीएसई को ये कंसीडर करना चाहिए कि वो उन्हें ग्रेस मार्क्स दें। अनदर थिंग इज दैट कि क्या सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देगी इस बार, तो देयर आर वेरी हाई चांसेज। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का मैंने ये देखा, इंटरव्यू देखा है, बहुत सारे टीचर्स का एनालिसिस मैंने देखा है, बिकॉज सीबीएसई ये पैटर्न फॉलो करती आ रही है, नॉट फॉर दिस ईयर, फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स सीबीएसई इज फॉलोइंग द पैटर्न फॉर गिविंग ग्रेस मार्क्स एंड ऑल। अब ये ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि बच्चों का पेपर कैसा गया है। जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे उनके लिए आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, जो क्वेश्चंस में डेटा इनसफिशिएंट इनकरेक्ट था उसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ओके गाइस, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन।